हेलो, कैसे हैं सभी प्यारे प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूँ बहुत ही शानदार जबरदस्त जिंदाबाद होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। जो छात्र अभी भी अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से शुरू नहीं किए हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि अपनी तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप ही हैं जो पूरे विज्ञान में 70 में 70 नंबर लाने वाले हैं। क्यों? क्योंकि आप एवीएस की पाठशाला यूट्यूब चैनल से जुड़ चुके हैं। ठीक है, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। यहाँ पर इस वीडियो में यूपी बोर्ड 2023-24 की जो विज्ञान विषय है, उसका आज प्रैक्टिस सेट दूसरा है। इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जो कि पहला क्वेश्चन क्या होगा, बहुविकल्पी टाइप का होगा। बहुविकल्पी टाइप के आपके एग्जाम में 20 क्वेश्चन आते हैं, जिनमें से रसायन विज्ञान के 6 क्वेश्चंस होते हैं। और जो मैं आज वीडियो आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये वीडियो रसायन विज्ञान के प्रैक्टिस सीरीज का प्रैक्टिस सेट है, दूसरा प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आज देखते हैं बहुविकल्पी प्रश्न का। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिक्रिया किस प्रकार की है? तो Fe2O3 की रिएक्शन जब एल्युमिनियम के साथ कराते हैं तो Al2O3 बनता है और साथ में आयरन बाहर निकल जाता है। यानी फेरिक ऑक्साइड की क्रिया एल्युमिनियम के साथ कराते हैं तो ये एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है और साथ में आयरन बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पर एल्युमिनियम ने क्या किया है, इस आयरन को जो कि फेरिक ऑक्साइड था, यहाँ से रिप्लेस कर दिया है, यानी कि विस्थापित कर दिया है। तो ये किस प्रकार की अपक्रिया हो गई? संयोजन अपक्रिया है, ये द्विविस्थापन अपक्रिया है, वियोजन अपक्रिया है या विस्थापन अपक्रिया है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, यानी कि विस्थापन अपक्रिया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, जिंक की अपक्रिया जब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराई जाती है तो जिंक सल्फेट बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो ध्यान से आप समझिएगा, जब जिंक की अपक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराई जाती है तो जिंक ने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया और रिप्लेस करने के बाद हाइड्रोजन गैस निकला यहाँ पर। तो अपक्रिया कैसी है? संयोजन अपक्रिया है, विस्थापन अपक्रिया है, वियोजन अपक्रिया है या द्विविस्थापन अपक्रिया है? तो यहाँ पर कैसी अपक्रिया है? ये अपक्रिया है विस्थापन अपक्रिया। कौन सी क्रिया है? विस्थापन अपक्रिया। मैं आपको बता चुका हूं पहले वीडियो में, संयोजन क्या होता है, विस्थापन क्या होता है, वियोजन क्या होता है, द्विविस्थापन क्या होता है। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारा जो पहले जो हमने प्रोवाइड किया है आपको वीडियो, प्रैक्टिस सेट नंबर 1, वहां पर आपको अच्छे से समझाया गया है संयोजन विस्थापन। वहां पर आप जाकर के पहले वीडियो को देखिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, जिंक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया से गैस निकलती है। देखिए, जिंक एक प्रकार का धातु है और एक क्रियाशील धातु है, और इस पर अगर तन सल्फ्यूरिक अम्ल डालते हैं तो कौन सी क्रिया होती है? एक बार हम रिएक्शन को देख लेते हैं। ये जिंक होता है और ये H2SO4 है, जिसका नाम सल्फ्यूरिक अम्ल है, और ये कैसा है? तनुम है। और ये क्या है? ये जिंक है चूर्ण रूप में। इसको हम लिखते हैं जिंक चूर्ण। तो जिंक चूर्ण रूप में है और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अपक्रिया करता है तो ये बनाता है जिंक सल्फेट, प्लस साथ में क्या निकलता है? हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस निकल रही है? हाइड्रोजन गैस निकल रही है। तो ऑक्सीजन नहीं निकल रही, क्लोरीन नहीं निकल रही, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकल रही है, तो यहाँ पर कौन सी गैस निकल रही है? हाइड्रोजन गैस निकल रही है। और इसका जो वीडियो है, मैंने अपने एवीएस की पाठशाला यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड किया है, बाकायदे एक्सपेरिमेंट करवाया गया है कि जिंक पर तन सल्फ्यूरिक अम्ल डालेंगे तो क्या होगा। तो वहां से हाइड्रोजन गैस निकल भी रही है और हाइड्रोजन गैस ज्वलनशील होती है। कैसी होती है ये? ज्वलनशील होती है। और किस तरह से, कितनी ज्वलनशील है, विस्फोट के साथ जलता है ये। तो ये एक्सपेरिमेंट किया गया है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकल रही है जब जिंक की क्रिया तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराई जाती है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बनना उदाहरण है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब कार्बन को वायु, वायु का मतलब होता है उसमें ऑक्सीजन होगी, इसके साथ जब हम जलाते हैं, इसको क्या करते हैं? जलाते हैं। जब जलाते हैं तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का बनना कह रहे हैं कौन सी क्रिया है ये? संयोजन अपक्रिया है, विस्थापन अपक्रिया है, द्विविस्थापन है, वियोजन है। तो वियोजन का मतलब क्या होता है? एक अणु दो भागों में, छोटे भागों में टूट जाए, है ना। और द्विविस्थापन का मतलब क्या होता है? द्विविस्थापन का मतलब होता है कि दो यौगिक हैं, दोनों यौगिक से एक एक तत्व दूसरे दूसरे यौगिक से उस तत्व को रिप्लेस कर दे, विस्थापित कर दे, तो द्विस्थापन होता है। विस्थापन का मतलब होता है किसी एक यौगिक से दूसरा तत्व उस यौगिक से एक तत्व को रिप्लेस कर दे, तो उसे बोलते हैं विस्थापन अपक्रिया।
संयोजन अपक्रिया का मतलब होता है कि जब दो तत्व या यौगिक या एक अणु एक तत्व आपस में मिल करके एक नया यौगिक बना लेते हैं, उसे बोलते हैं संयोजन अपक्रिया। तो C+O2 जब मिलता है CO2 बनता है, तो ये एक प्रकार की क्या है, संयोजन अपक्रिया है, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, लेड नाइट्रेट का रासायनिक नाम क्या है? रासायनिक नाम नहीं, रासायनिक सूत्र पूछा गया है यहाँ पर, ठीक है। लेड नाइट्रेट तो रासायनिक नाम है, 2023 की परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है। PbNO3, PbNO3 का होल ट्वाइस, PbNO2 का होल ट्वाइस, PbO। देखिए PbO का नाम क्या है, इसका नाम है लेड ऑक्साइड। क्या नाम है, लेड ऑक्साइड। इसका नाम क्या है, लेड नाइट्राइट। क्या नाम है, लेड नाइट्राइट। और इसका नाम क्या है, लेड नाइट्रेट। क्या नाम है, लेड नाइट्रेट। और ये यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन। लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र पूछ रहा है, तो लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, PbNO3 का होल ट्वाइस। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इन क्वेश्चंस को PDF आपको जरूर चाहिए, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम के समय आपको हेल्प करेंगे, सहायता करेंगे। तो अगर PDF आपको चाहिए तो AVS की पाठशाला टेलीग्राम चैनल है, वहां पर आप जाएंगे, टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है ग्रुप, तो वहां पर आप ज्वाइन करेंगे तो सारे PDF आपको मिल जाएंगे। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो जानते तो हैं कि टेलीग्राम क्या होता है, तो टेलीग्राम एक प्रकार का एप्लीकेशन है, जो आपको, जो मोबाइल का प्ले स्टोर होता है, प्ले स्टोर पे आप टेलीग्राम सर्च करेंगे, तो वहां पर एक जैसे नाव नहीं होता, नाव कागज का, उस तरह का नीले कलर का आएगा आपको। उसको डाउनलोड करना है, डाउनलोड करने के बाद आपको रजिस्टर करना है, मोबाइल नंबर डाल के रजिस्टर करने के बाद जैसे ही आप जाएंगे एवीएस की पाठशाला सर्च करेंगे, तो वहां पर आपको जो है एवीएस की पाठशाला नाम का ग्रुप मिलेगा। उस ग्रुप को जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे, आप सारे PDF आपको तुरंत वहीं पर मिल जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन लघुत्तरीय प्रश्न फर्स्ट टाइप का होगा, जिसमें कि 2 अंक के आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। जिसमें पहला प्रश्न है, निम्न अभिक्रियाओं में उपचयित तथा अपचयित पदार्थों की पहचान कीजिए। देखिए मैं यहाँ पर लिखे दे रहा हूं, उपचयित पदार्थ और अपचयित पदार्थ। उपचयित का मतलब क्या होता है, उपचयित का मतलब होता है ऑक्सीकृत, ऑक्सीकृत, ऑक्सीकृत। तब आप देखिए यहाँ पर सोडियम का Na2O में बदलना, यानी इसमें बदल रहा है, तो यानी ऑक्सीजन जुड़ रहा है। अगर इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो Na का क्या हो रहा है, Na का हो रहा है ऑक्सीकरण। और यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए CuO और H2O की रिएक्शन कराई जा रही है दूसरे वाले में, तो इसका जो है क्या हो रहा है, इस अपक्रिया में हो रहा है ऑक्सीकरण। क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। और पदार्थ क्या है, Na, सोडियम का ऑक्सीकरण हो रहा है। दूसरा है अपचयित पदार्थ। अपचयित पदार्थ मतलब जिसका अपचयन हो रहा है। अपचयन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का निकलना। मैं आपको समझा देता हूं, अपचयन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का निकलना या हाइड्रोजन का जुड़ना। हाइड्रोजन का जुड़ना हो या ऑक्सीजन का निकलना हो। अच्छा, एक बार मैं आपको ऑक्सीकरण भी यहाँ भी बता देता हूँ। ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना। दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, दोनों उल्टे हैं। तो इस अपक्रिया में क्या हो रहा है, इस अपक्रिया में हो रहा है अपचयन। क्यों, क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन, कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट रहा है, कॉपर में परिवर्तित हो रहा है। तो किसका अपचयन हो रहा है, तो ये CuO यानी क्यूप्रस ऑक्साइड कर लो या कॉपर ऑक्साइड, ये क्या है, कॉपर ऑक्साइड है। कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। और सोडियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए रेडॉक्स अभिक्रिया को एक उदाहरण द्वारा समझाइए। तो हेडिंग डाल लेंगे यहाँ पर, रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया को अंग्रेजी में रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, यहाँ पे रेड का मतलब रेड लाल नहीं, ऑक्स मतलब यहाँ बैल नहीं, यानी लाल बैल नहीं, रेड का मतलब होता है रिडक्शन, और ऑक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। यानी कि ऐसी अपक्रिया
मैं आपको परिभाषा लिख के बता रहा हूं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों अभिक्रियाएं दोनों अभिक्रियाएं एक साथ होती हैं तो उन अभिक्रियाओं को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। देखिए, जैसे कि अभी आपने थोड़ी देर पहले एग्जांपल देखा था, पीबीओ की रिएक्शन सी से यानी कार्बन के साथ हो रही थी। ये कार्बन है, तो यहाँ पे क्या बन रहा था, पीबी निकल रहा था प्लस साथ में CO2 निकल रहा था। पीबी के 2 मोल ले लेते हैं तो 2 पीबी निकलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड निकल। यहाँ देखते हैं पीबीओ की रिएक्शन जब कार्बन के साथ कराते हैं तो CO2 में कन्वर्ट हो रहा है, यानी ये उपचयित हो रहा है, यानी इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। और पीबीओ पीबी में कन्वर्ट हो रहा है, यानी इसका हो रहा है अपचयन। तो ये एक प्रकार की क्या है, रिडॉक्स अभिक्रिया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अपचयन अभिक्रिया क्या है? निम्नलिखित अभिक्रियाओं में ऑक्सीकृत तथा अपचयित होने वाले पदार्थों का चयन कीजिए। तो यहाँ पर अपचयन अभिक्रिया क्या है, हेडिंग डाल लीजिए, अपचयन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें या तो ऑक्सीजन का निकलना या हाइड्रोजन का जुड़ना हो रहा हो उस अभिक्रिया को क्या कहेंगे, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझिए, राइटिंग मत देखिए ज्यादा। तो यहाँ पर आप देखेंगे, मैं हेडिंग डाल रहा हूं, पहचानना है आपको अपचयित कौन हो रहा है, ऑक्सीकृत कौन हो रहा है। तो मैं यहाँ लिख देता हूं ऑक्सीकृत पदार्थ, और यहाँ पे लिखे ले रहा हूं, चलिए अब यहाँ लिख देते हैं अपचयित पदार्थ, अपचयित पदार्थ। तो यहाँ पे देखेंगे Fe2 Fe में कन्वर्ट हो रहा है और Al2O3 में, यानी इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो एल्युमिनियम का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है ना, क्योंकि एल्युमिनियम से ऑक्सीजन निकल रहा है। और नहीं, एल्युमिनियम में ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो यहाँ इसका जो है एल्युमिनियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, और अपचयित कौन हो रहा है, ये Fe2O3, ये अपचयित हो रहा है। दूसरी प्रक्रिया हम देख लेते हैं, कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है, यानी इसका कार्बन का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, और पीबीओ का अपचयन हो रहा है, यानी कि लेड ऑक्साइड का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। यहाँ पर मैंने आपको लिख दिया है, इसी तरह से आपको एग्जाम में लिखना है। ऑक्सीकृत पदार्थ हेडिंग डाल लेना है, अपचयित पदार्थ डाल के हेडिंग, दोनों को अलग अलग आपको लिख लेना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन लघुत्तरी सेकंड टाइप का है, जो कि 4 नंबर का पूछा जाता है। क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण आपको देना है, थ्योरी आपको बिल्कुल भी नहीं लिखना है। तो पहला ऑप्शन है FeSO4 को जब हम गर्म करते हैं तो ये Fe2O3 में और SO2 में प्लस SO3 में परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है। ये गैस है, ये गैस है, और ये सॉलिड है। ये भी क्या था, सॉलिड था। तो यहाँ पर देख लेते हैं, आयरन की संख्या 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो Fe2O3, ऑक्सीजन 3, 3 2 5 3 8, 4 दूनी 8 ऑक्सीजन हो गए, 2 सल्फर हो गए। इस तरह से रिएक्शन बैलेंस हो गई। दूसरा देख लेते हैं, सोडियम धातु को पानी के साथ अब क्रिया कराते हैं। सोडियम धातु अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण जल से क्रिया कर लेता है और ये बनाता है NaOH, और साथ में निकालता है हाइड्रोजन गैस, जो कि एक अत्यंत ज्वलनशील गैस होती है। और यहाँ पर हाइड्रोजन की देखिए, यहाँ पर 2Na कर लेते हैं और यहाँ पर 2NaOH कर लेंगे, तो और यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई, 4, तो इसको भी कर लेते हैं 2H2O, 2 ऑक्सीजन हो गए, यानी इस तरह से रिएक्शन हो जाती है बैलेंस। आई होप आपको ये दोनों रिएक्शन समझ में आ गई होंगी। सोडियम धातु अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण
जल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालता है और अत्यधिक ज्वलनशील गैस होती है ये। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। देखिए मैं यहीं पर संतुलित किए दे रहा हूँ। आपको ऐसे कुछ समझना होगा। जैसे कार्बन की संख्या देखिए यहाँ पर 6 है, तो 6 कर लेते हैं। ऑक्सीजन कितने हो गए? 12 हो गए। कितने हो गए? 12। 6 इधर हो गए, तो यहाँ पे इसको मैं क्या करता हूँ, ये एक प्रकार की प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है। हाइड्रोजन की संख्या 12 तो 14 है, तो यहाँ 7 कर लेंगे तो 14, 7 ऑक्सीजन, यानी कि ये हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ क्या करते हैं, एक बार 6O2 जो निकलता है, 6O2 निकलता है। और यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या अब कितनी हो गई है? ऑक्सीजन कितने हो गए हैं? 6 दूनी 12, और 12 12 24 ऑक्सीजन हो गए। 24 से 25, तो इस तरह तो होगा नहीं, तो यहाँ पर हम 6H2O कर लेते हैं, है ना। तो 6 ऑक्सीजन ये हो गए, 12 ऑक्सीजन ये 18, और 18 और 12 कितने हो गए? 30 हो गए। यहाँ पे हम कर लेते हैं 12, तो हो गई ये 12। हाइड्रोजन की संख्या देख लेते हैं, 12 दूनी 24, और 24, और 12 ये 24, 24 दूनी 48। नहीं, टोटल इधर देख लेते हैं, 24 हाइड्रोजन है, इधर 12 ये और 12 ये, यानी कि इधर भी 24 हाइड्रोजन हो गए। और ऑक्सीजन देख लेते हैं, 6 ऑक्सीजन, 6 दूनी 12, 12 6 18, 18 6 24, इधर 6 दूनी 12, 12 12 24 ऑक्सीजन हो गई। तो इस तरह से रिएक्शन हो जाती है बैलेंस। अगला रिएक्शन देख लेते हैं, Cu2S की O2 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो Cu2S निकलता है, प्लस साथ में SO2 निकलता है। तो ऑक्सीजन देख लेते हैं कितनी है, ऑक्सीजन तो ज्यादा हो गई, तो यहाँ पर हम सल्फर की संख्या इधर 2 कर लेते हैं, तो 2SO2 हो गया। अब इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2Cu2 हो जाएगा, तो 2Cu2 इधर भी होना चाहिए, है ना। तो ऑक्सीजन देख लेते हैं 2, और 4 2 6, और इधर यानी कि यहाँ 3O2 करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, एक बार उत्पाद पक्ष के और एक बार अभिकारक पक्ष के, दोनों तरफ के जो तत्व हैं उनकी संख्या गिन लेते हैं, काउंट कर लेते हैं, तब तक बैलेंस करते रहेंगे जब तक वो दोनों तरफ बराबर ना हो जाए। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? तो संतुलित रासायनिक समीकरण वो होता है जिसमें अभिकारक तथा उत्पाद के तत्वों की संख्या दोनों तरफ बराबर होती है। संतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसके दोनों दोनों मतलब होता है बाएं और दाएं, प्रत्येक तत्व दोनों ओर प्रत्येक तत्व के कुल परमाणुओं की संख्या समान होती है। लगभग सभी रासायनिक अभिक्रियाएं द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करती हैं, अतः रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक हो जाता है। जैसे मैं आपके सामने एक रिएक्शन लिख रहा हूं, CO2 प्लस H2O, CO2 रिएक्शन H2O के साथ कराते हैं, तो ये बनाता है C6H12O6 प्लस O2। तो यहाँ पे देखेंगे आप, कार्बन की संख्या 6 है और ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो गई? अब हाइड्रोजन की संख्या 12 है, तो यहाँ पे 6 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 6 दूनी 12 और 12 6 18 ऑक्सीजन हो गए, तो यहाँ पे 6 और यहाँ पे 6 लाना पड़ेगा, 6 दूनी 12। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये है उत्पाद और ये है अभिकारक। तो दोनों के जो तत्व हैं, दोनों के तत्व अगर बराबर होते हैं तो उसको बोलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। अब ये आवश्यक क्यों है? क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है, किसी अभिक्रिया में किसी भी अभिक्रिया में जो उत्पाद के तत्व होते हैं और अभिकारक के तत्व जो होते हैं ये बराबर होने चाहिए। यही द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, यानी इनका जो एटॉमिक मास होता है वो बराबर होना चाहिए, तभी जो है ये रिएक्शन बैलेंस मानी जाएगी। इसीलिए जो है किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। आई होप आपको ये जो कॉन्सेप्ट है अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अगले स्लाइड में अगर ये बताया गया है कि जो पीडीएफ आपको चाहिए इस प्रैक्टिस सेट का, तो एवीएस की पाठशाला टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन करिए, तुरंत आपको पीडीएफ मिलेगा। ज्वाइन करने में दिक्कत हो रही है तो इस जो क्यूआर कोड है इसको आप स्कैन करेंगे तो डायरेक्ट आप जो है एवीएस की पाठशाला ग्रुप पे, टेलीग्राम के ग्रुप पे पहुंच जाएंगे और ज्वाइन करेंगे। चलिए, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। जय हिंद।